आप सभी का खैर मकदम है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और उर्दू क्वेश्चंस आंसर की, जो आने वाले इम्तिहान के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुरेज किस सिन्फ का जुज़ है? तो चार ऑप्शन है, कसीदा, मरसिया, मसनवी या नज़्म। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये कसीदा सिन्फ का जुज़ है। अगला सवाल, कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा को क्या माना जाता है? कसीदे का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर थ्री, तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है? तो ये किसका कसीदा है? ऑप्शन टू, यानी कि सोदा का। और इसमें किसकी हिजो कही है? तो आंसर हो जाएगा घोड़े की। और इसके अलावा इनका एक और कसीदा है जो हिजो कसीदा है, जिसका नाम है हिजोफेल। और इसमें किस जानवर की हिजो कही गई है? तो इसमें हाथी की हिजो कही है तज़हीक रोज़गार में। और इसमें मुगलिया सल्तनत के बारे में भी या उसके सवाल के बारे में भी क्या किया गया, बयान किया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर फोर, ज़हे निसात गर कीजिए उसे तहरीर डैश किसका कसीदा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये ज़ोक का कसीदा है। अगला सवाल, कसीदा किस ज़बान से लिया गया है या किस लफ्ज़ से मुस्तक़ है? तो क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि कसद से। अगला सवाल, गज़ल के तहत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? तहत नहीं होगा, ये हैयत होगा। गज़ल की हैयत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये कसीदे की हैयत में जो है वो कहा जाता है गज़ल भी। और वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि कसीदे का जो पहला इज्ज़ाए होता है, जो हम तशबीब कहते हैं, जिसे हम लोग तमहीद भी कहते हैं, उसका मतलब होता है कि इसमें शर्त होती है कि जो पहला शेर होता है वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया होना चाहिए। इसी तरह से गज़ल में भी हम रदीफ़ और हम काफ़िया होना चाहिए पहला शेर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। तो इस तरीके से गज़ल और कसीदा जो है वो दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेवन, कसीदा वो नज़्म है जिसमें डैश क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि किसी की तारीफ़ की गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कसीदे नज़्म कहते हैं। इसमें जो है वो अलग अलग होता है, इसमें बुराई भी कर सकते हैं या इसमें हम लोग तारीफ़ भी कर सकते हैं। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कसीदे के इज्जाए तरकीबी की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी में आपको 5 मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो 4 है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ। कभी कभी आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि किस कसीदे ने सबसे ज़्यादा ज़ोर तशबीब पर दिया है? तो आंसर हो जाएगा असदुल्ला खां गालिब ने सबसे ज़्यादा तशबीब पर जो है वो ज़ोर दिया है। इसके अलावा अगर पूछा जाए मदा पर सबसे ज़्यादा ज़ोर किसने दिया है या सबसे ज़्यादा किसने काम किया है, तो आंसर हो जाएगा सोदा। और इन्होंने जो है वो अपने उसमें कुल कितने कसीदे लिखे हैं? कुल 54 कसीदे लिखे हैं सोदा ने, जबकि गालिब ने 8 लिखे हैं, जिसमें से 4 मुकम्मल हैं और 4 नामुकम्मल हैं। अगला सवाल, सोदा ने कुल कितने मदाहिया कसीदे लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें मदाहिया पूछा गया है। तो मदाहिया की तादाद कितनी है? 39, यानी कि 39 जो है उसने मदाहिया कसीदे लिखे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने। अगला सवाल, नाक़िदीन की नज़र में सोदा के बाद कसीदा निगारी में किसे इम्तियाज़ हासिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, यानी कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सोदा ने कितने हिजिया कसीदे लिखे हैं? तो यहाँ पर हिजो कसीदा का बानी भी किसको माना जाता है? सोदा को ही माना जाता है, जिसमें से मैंने आपको 2 ऊपर बता दिए थे, जिसमें तज़हीक रोज़गार और हिजो फेल जो है वो उनके मशहूर हैं। तो इस हिसाब से इनके टोटल कितने हुए? 4 हिजियो कसीदे हुए। अगला सवाल, मुसफ़ी ने किसे कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सोदा को। और नक्काश कहते हैं चित्रकारी करने वाले को। और अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि मुग़ल साम्राज्य में चित्रकारी का काल किसको कहा जाता है, तो आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा
जहांगीर के काल को चित्रकाली का काल कहा जाता है। वहीं अगर जहांगीर के बाप यानी कि अकबर से पूछा जाए तो अकबर के काल को कहा जाता है साहित्य का काल। ये भी एग्जाम में याद रख लीजिएगा। और अगर पूछा जाए अकबर के पोते यानी कि शाहजहां के काल को कौन सा काल कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला का काल जो है वो कहा जाता है। नक्काश का मतलब होता है एक नक्काशी करने वाला। तो कसीदे ने या कसीदे में सोदा ने दोनों ही सिंफ में, चाहे हम बात करें हिजो में चाहे हम बात करें मधा में, दोनों में ही क्या खींची है, तस्वीर खींची है नक्शे की। और इसीलिए इनको जो है वो गुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने क्या कहा है, कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कसीदे के किस जुज़ में इल्म इखलाक, रास्ती, अदल व इंसाफ, जुर्रात और सखावत वगैरह को बयान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मदा में। अगला सवाल, कसीदा तज़हीक रोज़गार बज़ाहिर किस जानवर की हिजो है। तो मैंने अभी आपको बताया था तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि घोड़ा। अगला सवाल, बहादुर शाह जफ़र ने खाकानी हिंद का खिताब किसे अता किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ज़ोक को। अगला सवाल, सौदा को किसने मलिक शोरा के खिताब से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 16 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नवाब आसफ़ुद्दौला। और सौदा जो है वो नवाब आसफ़ुद्दौला के यहाँ पर ही मुंशी के अहद पर फाइज थे, जिनको 200 रुपये माहवाना तनख्वाह मिलती थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, दर्ज झेल में कौन ज़ोक का शागिर्द नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कौन शागिर्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि असदुल्ला खां गालिब जो है वो क्या नहीं है, ज़ोक के शागिर्द नहीं है। अगला सवाल, किस शायर के तकरीबन तमाम कसाइद दरबारी दहली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ज़ोक, यानी कि ज़ोक ने जितने भी कसीदे लिखे हैं वो सारे के सारे दरबारी दहली से लिखे हैं या बहादुर शाह जफ़र की मदह में लिखे हैं। इसलिए इनका एक शेर भी बड़ा मशहूर है सुखनवर इन दिनों दक्कन में बहुत, मगर कौन जाए ज़ौक दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ज़ौक जो है वो कभी भी दिल्ली को खैराबाद कह के नहीं गए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें बताना है आपको कि ये शेर किस सिनफ शायरी से ताल्लुक़ रखता है। ईद यक रोज़ जहाँ में रमज़ान है एक माह, बाद है कसरत तकलीफ़ की ये ऐशे कलील। मरसिया, मसनवी, कसीदा या गज़ल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कसीदा। अगला सवाल, सौदा ने किस बादशाह की मदह में कोई कसीदा नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 20 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बहादुर शाह जफ़र की मदह में उन्होंने कभी भी कोई कसीदा नहीं लिखा। अगला सवाल, ज़ौक़ का उम्र का बेशतर हिस्सा किसकी मद्दाही में गुजरा है। तो जाहिर सी बात है इनका ताल्लुक़ दहली से रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बहादुर शाह जफ़र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, ये बताना है दर्जे बाला शेर किस शायर के कसीदे का है। हुए सीरत से है मर्दाने दिलावर मुमताज़, वरना सूरत में तो कुछ कम नहीं शाहबाज से चील। तो यहाँ पे जो बताना है ये शेर किसका है, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मनकबत कसीदा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जिसमें गुरेज की पाबंदी हो, सॉरी ऑप्शन 4 हो जाएगा 2 नहीं, जिसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी हो। अगला सवाल, मुशब्बब कसीदा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 3 यानी कि जिसमें तशबीब और गुरेज की पाबंदी हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुशब्बब कसीदा कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दर्ज झेल में से कौन सी किस्म कसीदे की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि निशातिया जो है वो कसीदे की इकसाम नहीं है, क्योंकि कसीदे की इकसाम मौजू के एतबार से जो है वो आपके लिहाज से 4 होती हैं, जिसमें आता है मदाहिया, वाइजिया, बयानिया और हिजविया। मदाहिया उसे कहते हैं जिसमें तारीफ़ बयान की जाती है,
वईज़िया उसे कहा जाता है जिसमें किसी को नसीहत बयान की जाती है। बयानिया उसे कहा जाता है जिसमें किसी की हालात ज़िंदगी को या किसी मंज़र को पेश किया जाता है, जबकि हिजुआ कसीदा में किसी की बुराई कही जाती है। तो मौजू के एतबार से 4 होते हैं। अगर हैयत के एतबार से पूछें तो 2 होते हैं। हैयत के एतबार से कौन कौन से? खिताबिया और तमहीदिया। अगला सवाल, तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को कसीदे में क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि गुरेज कहते हैं। अगला सवाल, किसका कसीदा उर्दू कसीदा निगारी का मायार माना जाता है? किस कसीदे को उर्दू कसीदा निगारी का मायार माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा को जो है वो कसीदा निगारी का मायार माना जाता है। अगला सवाल, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा कसीदे किसने लिखे? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने। अगला सवाल, दर्ज झेल में से सोदा का उस्ताद कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि कायम चांदपुरी, क्योंकि इनके जो है वो 4 उस्ताद हुए हैं, जिसमें पहला नाम आता है खान आरजू का, जो मीर तकी मीर के भी उस्ताद रहे हैं। उसके बाद शाह हातिम का, और इन्होंने ही कहा था सोदा की वफ़ात पर कि हमारा पहलवान सुखन मर गया, क्योंकि इनकी वफ़ात हुई थी 1781 में लखनऊ में। इसके बाद सलाम वली खां वदा, जिन्हें हम लोग वदा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद चौथे आते हैं स्वाने, स्वाद अलिफ नून और आइन। तो कुल मिला के सोदा के कितने उस्ताद हुए हैं? 4 उस्ताद हुए हैं। अगला सवाल, किस मशहूर कसीदा निगार को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था, जिसके पास उम्र के आखिर तक नस्ल के कुत्ते मौजूद थे? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ौक़ का आखिरी कसीदा कौन सा है जिस पर उन्हें इनामात के सूरत में एक गांव की जागीर के तौर पर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शब को मैं सरे बिस्तर ख्वाब राहत। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ज़ौक़। और ये किसकी मदह में था? ये बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में था, जब उनको शिफा मिली थी बीमारी से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, ज़ौक़ के किस कसीदे पर अकबर सासानी ने ज़ौक़ की कादिरुल कलामी को देखते हुए उन्हें खाक़ानी हिंद का खिताब दिया था? क्वेश्चन नंबर 32 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, सोदा के दरबार में किसने अपनी किताब में तहरीर किया है कि उनके उर्दू कसाइद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसाइद की टोकरी के हैं, और बाज़ तो उर्फ़ी व खाक़ानी के मारक़उल आराई कसीदों को भुला देते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये बात राम बाबू सक्सेना ने जो है वो अपनी किताब में लिखी है सोदा के हवाले से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34 है, नवाब आसिफुद्दौला ने किस शायर को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था? क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सोदा मंदरजा झेल में से किसके शागिर्द हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि शाह हातिम इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, मरसिया किस शायर के ख़ानदान की रिवायत में शामिल हैं? मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस, सोदा या जोश? क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर अनीस में जो है वो शायरी ख़ानदान में से शामिल है, क्योंकि इन्हीं की जो है वो 5 पुश्तें जो है वो क्या हुई हैं, शायरी में उन्होंने काम जो है वो काफ़ी अच्छा किया है, और उनको जो है वो मकबूलियत भी हासिल है। इसीलिए मीर अनीस का एक शेर भी बड़ा मशहूर है, और वो ये है कि 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, और इसका जो मिसरा अव्वल है वो है, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये कुछ सवाल थे जो आज आप लोगों के लिए थे उर्दू के। अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों की। तो चलिए फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल को सोल्व करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट। इससे पहले जो पार्ट था उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, तो उसका आंसर बाय मिस्टेक जो है वो फ्लो में 4 बता दिया गया था, जबकि उसका सही आंसर था ऑप्शन बी। तो आप लोग अगर यहाँ पर एक कोई ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है तो बराए मेहरबानी आप लोग जो है वो थोड़ा सब्र कीजिएगा, ताकि उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपको बता दिया जाए। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन गलत हुआ था, तो उसका यहाँ पर मैंने बता दिया। और ह्यूमन बीइंग है या कह सकते हैं मानव हैं, तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखें। अगर गलती हो भी गई है तो उसको सुधारने का मौका एटलीस्ट जो है वो देना चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का फिर अगला सवाल। शिक्षण व्यवसाय अपनाने हेतु तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? ऑप्शन है सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभियोग्यता, व्यक्ति का कम वेतन एवं कम सुविधाओं पर भी काम करने के लिए तैयार होना, समाज में यश प्राप्त करने की अभिलाषा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए समाज द्वारा, पाठ्य पुस्तकों, लेखकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा या शिक्षकों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रशासकों द्वारा, यानी कि जो प्रशासन में है। अगला सवाल, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा, ऑप्शन बी सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, यानी कि रिटायर होने वाला लाभ, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की उत्कृष्ट अभिलाषा, और ऑप्शन डी समाज सुधार की भावना। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है। वह बीएड में दिए गए प्रशिक्षण को समय के साथ साथ भूल जाता है। ऑप्शन सी नए नए अनुसंधानों एवं शिक्षा में उनके प्रयोग की जानकारी शिक्षकों को मिलती रहनी चाहिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको वहाँ पर सही आंसर नहीं चुनना होता है। यहाँ पर सही आंसर जो है वो चारों ही हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बेस्ट जो है वो चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण कार्य में शिक्षक का निरंतर क्रियाशील रहना पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, आप शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन है। शिक्षण में कम परिश्रम करना पड़ता है, छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता है, छुट्टियां बहुत मिलती हैं, या पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी, यानी कि छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक के चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है? उसका व्यक्तित्व, उसका संप्रेषण क्षमता, शिक्षक माता पिता, या ऑप्शन डी परिणाम परीक्षा या परीक्षा परिणाम। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो जाहिर सी बात है आप लोग एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षकों के चयन में वरीयता दी जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, महिला अभ्यर्थियों को, योग्य एवं चरित्रवान अभ्यर्थियों को, स्वतंत्रता प्रेमी अभ्यर्थियों को। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसमें सही आंसर हो जानी चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि महिला अभ्यर्थियों को जो है वो क्या देनी चाहिए? वरीयता देनी चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सकारात्मक।
अगला सवाल, शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है। ऑप्शन है व्यवस्थित एवं अनवरत विश्राम से, लाभप्रद व्यापार से, परिश्रम रहित आजीवक उपार्जन से, और ऑप्शन डी संवेदनशील एवं जवाबदेही या जवाबदेह कार्य से। तो जैसा कि आपको पता है, एक सवाल आपके लिए होमवर्क में रहता है और आज हमने 10 जो है वो क्वेश्चंस किए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 10 सवाल आते हैं। तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 30 का आप SW लिख के जो है वो सही आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगले टेस्ट में करेंगे। आज की क्लास में या आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।